बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की जो समाअत है, जिसमें एक कमरा अदालत का जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन वो कोशिश कैसे नाकाम हुई, अदालत में क्या हुआ, सबसे पहले तो इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं और अब तक की जो अदालती कार्रवाई है वो आप नाजरीन के सामने रखेंगे। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ सेक्शन 164 का बयान देने वाले गवाह क्यों मुनर्रफ हो गए, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ गिरफ़्तारियों की खबर है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो कि गुमशुदा हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अहम समाअत हुई है। इस समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बताया गया है, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की जो समाअत है, ये नज़र सानी का जुरिसडिक्शन नहीं है जिसमें ये समाअत की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो जब एक मरतबा नज़र सानी का केस का फ़ैसला हो जाए, आप नज़र सानी की दरख्वास्त दोबारा यानी नई कोई नज़र सानी की दरख्वास्त नहीं दायर कर सकते। इस पर भी सवालात उठ रहे थे कि दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त कैसे हो सकती है। इस मामले को भी आज कमरा अदालत में क्लैरिफाई किया गया। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान अवान साहब रोस्टम पे खड़े हुए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामेंट की जानिब से मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है एक मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरअसल ये जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी जानिब से मामला पार्लियामेंट में उठाया गया था। वजारत कानून की जो कायमा कमेटी है उसमें डिस्कस किया गया और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि इस मामले में जो फ़ैसला है उसमें पैराग्राफ की ओमिशन के लिए यानी कि पैराग्राफ को हज़फ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो ये पार्लियामान की तरफ से मामला भी आपके सामने भेजा गया है और वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुझे हदायत की गई हैं, तो लिहाजा इसलिए ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। काजी फैसल साहब ने इस पर यह कहा, पहले तो इस बात को क्लियर कर दें कि ये दूसरी नज़र सानी की दरख्वास्त नहीं है, ये फ़ैसले में दुरुस्तगी के लिए एक दरख्वास्त जो है मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई। और इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया सेक्शन 561 का कि इस सेक्शन के तहत जो है फ़ैसले में करक्शन की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है, यानी ये कानूनी तौर पे जो है वो इसकी इजाज़त मौजूद है कि इस किस्म की दरख्वास्त नज़र सानी के बाद भी फ़ैसले में तस्हीह या दुरुस्तगी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर हो सकती है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है, पार्लियामेंट की जानिब से मामला आपको भेजा गया है, तो काजी फैसल ने कहा कि पार्लियामेंट की बात जो है वो सर आँखों पर, मेरी तो हर दुआ में ये एक दुआ भी शामिल होती है कि मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। और काजी फैसल ने कहा कि गलती को कभी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नज़र सानी की दरख्वास्त आई थी, उसमें हमने फ़ैसला किया था, अब हमें दोबारा मौका दिया गया है अपनी तस्हीह का, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट का हुक्म जो है वो सर आँखों पे। इसके बाद कमरा अदालत में मौलाना फजल रहमान साहब पहुँचे, लतीफ़ खोसर साहब रोस्टम पे खड़े हुए और उन्होंने साहबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्हें भी रोस्टम पे बुलाया, बात करने की कोशिश की। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें, आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने जो पार्लियामेंट में बात की वो वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की सूरत में हमारे सामने भिजवा दी। अब ये दीनी मामला है तो यहाँ पे बहुत सारे उलमा कराम मौजूद हैं, उलमा हज़रात मौजूद हैं, उनकी इस दीनी मामले के ऊपर हम मुआवनत ले लेते हैं कि वो हमें किस तरीके से असिस्ट करते हैं। पहले भी उनसे हमने तहरीरी तौर पर तजावीज़ मांगी थी, लेकिन हो सकता है कि हमारे फ़ैसला लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो अब उनसे ज़बानी जो है उनकी मुआवनत ले लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरी 72 साल उम्र है, 72 सालों में पहली मरतबा मैं किसी अदालत के सामने पेश हो रहा हूँ। और फिर मौलाना साहब ने कहा कि लेकिन मैं पेश तो 72 सालों में पहली मरतबा किसी अदालत के सामने हो रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मेरी ये अदालत के सामने पेशी है, तो इसी से हमारी निजात भी हो जाएगी। ये हमारी मतलब निजात के लिए ये मामला जिसमें मैं पेश हुआ हूँ, मेरी निजात या हमारी निजात के लिए मामला काफ़ी होगा। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसका जिक्र किया कि वो जो फ़िरका उनका है, जो फितना उनका है, वो तो अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं और हमें दायरा इस्लाम से, मुसलमानों को दायरा इस्लाम से खारिज कहते हैं। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमा कज़ाब का
जो फितना था जिस पर चढ़ाई की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, तो इस फितने की वहाँ पे जो है वो चढ़ाई करके इसे महदूद कर दिया गया था। और फिर इसके बाद अपने मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने वालिद का जिक्र किया कि जब ये कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उस कमेटी के सरबराह उनके वालिद थे। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपने वालिद का जिक्र किया कि तहरीक पाकिस्तान में उनके वालिद का क्या किरदार था। पेन भी वो अपना जेब से लेके इस्तेमाल करते थे, और काजी फैसल ने कहा कि मैंने आज तक कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने फैसले के हवाले से ये तजावीज़ पेश की कि जो पैराग्राफ 7 और 42 है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी अदालत में कहा कि ना सिर्फ पैराग्राफ नंबर 7 और 42 मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, बल्कि मैं तो ये भी अदालत से इस्तदा करूँगा, क्योंकि उनसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी अदालत में बात की थी और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पैरा 7 और 42 की बात की थी। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं भी उनके गुजारिशात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरी अदालत के सामने तजवीज़ ये होगी कि पूरा जो फ़ैसला है मुबारक सानी का पूरा फ़ैसला रिवाइज़ किया जाए, और सिर्फ ज़मानत की हद तक, मुबारक सानी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस हद तक फ़ैसले को बरकरार रखें, बाकी पूरा फ़ैसला आप रिवाइज़ कर लें। उनके बाद मुफ्ती शेर मोहम्मद अदालत में पेश हुए। ये पीर करम शाह साहब भेरा में गालिबन मुकीम होते हैं, वहाँ पे उनका ज़ाहिर सी बात है कि वो क्या कहते हैं मदरसा भी है, तो ये उनके शागिर्द थे और पीर करम शाह साहब के बेटे भी इनके साथ थे। तो मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि ये जो फितना है कादियानी का, ये सरकार के मुकाबले में नया निज़ाम जो है वो खड़ा करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस फितने का सदेबाब होना चाहिए, और फ़ैसले से जो असल कानून है उस कानून का की जो रूह है, वो रूह का जो मकसूद है, जो मकसद है, वो ख़त्म हो गया है। तो मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसले का पैरा 7, पैरा 37, 33, 30, 28, 27, 39 और 42 जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है इसमें हज़फ कर दिए जाएँ। इसके बाद एक और भी आलम दीन है जो इस वक्त कमरा अदालत में जो है वो अदालत की मामलत कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में हमने ये देखा कि जब एक गलती पे काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि हम उस गलती को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट की जानिब से मामला भेजा गया है, उसका जायज़ा लेने के लिए तैयार हैं, उलमा की रहनुमाई से हम इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कमरा अदालत में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिससे कमरा अदालत का अदालती कार्रवाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और बज़ाहिर ऐसे लगा कि जैसे काजी फैसल साहब को वो जो है वो इश्तियाल दिलाना चाहते थे, लेकिन काजी फैसल साहब ने कोई इश्तियाल नहीं दिलाया। मौलाना फजल रहमान साहब से कहा, मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब से कहा कि ये नौजवान वकील हैं। जब इखलाकियात की बात है तो इखलाक की तो हमारे दीन में बात की गई है कि बात इस तरीके से आप इखलाकियात के दायरे के अंदर करें, अगर किसी से इख्तलाफ ही आपने करना है कि आपके सर पे बैठे जो परिंदे हैं वो भी ना उड़ें, उन्हें भी कानों कान उस इख्तलाफ की खबर ना हो, तो ऊंची आवाज़ में बात करने के बजाय जब हम इस्लाह के लिए यहाँ पे बैठे हैं, गलती की दुरुस्तगी के लिए बैठे हैं, तो इखलाकियात के दायरे में रह के बात की जाए। तो काजी फैसल साहब कोई हाइपर नहीं हुए, वैसे भी होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन कमरा अदालत का माहौल अगर बेहतर रहता और उसको मैं जो कह रहा हूँ कि ख़राब करने की कोशिश की गई, ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। लेकिन बहरहाल अदालती कार्रवाई चल रही है और अदालती कार्रवाई का जो इख्तिताम होगा फिर उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा होने जा रहा था, लेकिन अचानक से खबर ये सामने आई। पहले तो बड़े बड़े दावे किए गए कि जलसा हर हाल में होगा, हम जलसा करेंगे, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का फ़ैसला हम मुस्तरद करते हैं, फ़ैसला हम नहीं मानते। और तय भी ये हुआ था अली मीन गंडापुर और असद कैसर के मबैन, जहाँ पे हमें इस्लामाबाद की इंतज़ामिया रोकेगी वहाँ पे हम अपना जलसा लाजमी करेंगे, हर हाल में करेंगे। लेकिन उसके बाद आज ये खबर सामने आती है कि 8 सितंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई डेट दी है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त भी दे दी है। लेकिन इस जलसे का फ़ैसला वापस लेने की जो डेवलपमेंट हुई है, इस पर जो महमूद अचकज़ई हैं, जो कि आईने तहफ़्फ़ुज़ की जो तहरीक जो हुकूमत के मुखालिफ एक इत्तेहाद बनाया गया है, उसके जो सरबराह हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने इस फ़ैसले के ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे ये फ़ैसला करते हुए एतमाद में नहीं लिया गया। और महमूद ख़ान अचकज़ई ने इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनका जो है वो हंगामी इजलास भी तलब कर रहे। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई है कि अली मीन गंडापुर साहब भी, उन्होंने भी इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया कि जब हमें ने यह फ़ैसला कर लिया था असद कैसर के साथ मिल के कि जहाँ पे क्योंकि NOC मनसूख कर दिया गया है तो हम तो अपना जलसा करेंगे, और जहाँ पे हमें रोका जाएगा वहाँ पे हम अपना पंडाल संजा लेंगे और वहाँ पे जलसा करेंगे। तो अली मीन गंडापुर साहब भी ये जलसे का जो फ़ैसला था उसको वापस लेने के ऊपर उन्होंने भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया।
अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, जो पंडाल था, जो जहाँ जलसा गाह की जगह थी, लेकिन उसके बाद उनको मुंतकिल किया गया थाना गोल्डा में, लेकिन बाद में शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो रिहा भी कर दिया गया। गलबन कोई यकीन दहानी उनसे ली गई कि वो कोई फसाद या अफरा तफरी नहीं करना चाहते और सिर्फ जलसा करना ही मकसद था। इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक और अपने साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और मकबूल जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट करते हैं, व्लॉग करते हैं, तबसरे करते हैं। माजी में इमरान खान के खिलाफ भी बयान दिया करते थे, आजकल इमरान खान साहब के हक़ में बयान दिया करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो इन्हें भी मजहबी मुनाफरत फैलाने के मामले पर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है FIA के साइबर क्राइम विंग की जानिब से, और इनके हवाले से लाहौर DHA से इनको गिरफ़्तार किया गया और बताया जा रहा है कि इस मामले की तफ्तीश जो है और मकबूल जान से जो है वो शुरू कर दी गई है। अच्छा, एक तरफ ये साबिक ब्यूरोक्रेट को गिरफ़्तार किया गया, दूसरी तरफ साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चेयरमैन नैब जो हैं अपने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनके बारे में ये खबर सामने आई है कि उनको जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया था वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो वापस ले लिया गया। तो ये भी एक अपनी जगह पे एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला था, जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फ़हरिस्त जो है वो पब्लिक की गई, जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चेयरमैन, कोई सदर जो है वो नहीं था और उस खाने को, चेयरमैन और सदर के खाने को खाली रखा गया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन से खबर ये है, डेवलपमेंट ये हुई है कि कल फहरिस्तें जारी होती हैं। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला है वो फ़िक्स कर दिया गया है समात के लिए। 27 अगस्त की तारीख इस समात के लिए मुकर्रर की गई है। आखिरी समात में आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौहर, जब ये मुकदमा इंटर पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन में मुकर्रर हुआ था तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। तो उस मोहलत के बाद अब ये केस दोबारा फिक्स हुआ है और रऊफ़ हसन साहब को और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन जो कहते हैं कि हमारे चेयरमैन हैं, उनको नोटिस करके आइंदा समात पे जो है बुला लिया गया है। इसके अलावा नाज़िम मोहनिस इलाही, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के जो जज हैं तनवीर अहमद शेख साहब, उन्होंने इश्तिहारी करार दिया मोहनिस इलाही को, और आज इश्तिहारी करार देने पर जो मोहनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड है वो और जो पासपोर्ट है वो अदालत की जानिब से मुअत्तल करने का फ़ैसला भी सादिर फरमा दिया गया है। इसके अलावा नाज़िम इमरान खान साहब का जो 9 मई का मुकदमा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसकी अडयाला जेल में समात होती है, उसमें आज एक तो डेवलपमेंट ये हुई है कि 500 मुल्ज़मान की सिर्फ हाज़िरी लगाने के बाद जो मुकदमे की समात है उसे 12 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जज मलिक इजाज़ आसिफ साहब ने इस केस की समात की है, लेकिन इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि साबिक जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी तरफ से जो उनका अपना सेक्शन 164 का बयान है वादा माफ़ गवाह बनने का इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त अदालत में गुजार दी है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट की जानिब से कि PTI के खिलाफ, बानी PTI के खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बने हैं। कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि इमरान खान के खिलाफ है कि जी मजिस्ट्रेट के सामने तहरीरी तौर पे हमने बयान ना दिया है। बानी PTI ने हमेशा हमें पुरअमन जद्दोजहद का दर्स दिया है। संगीन नोयत के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ हमारे बयान की कोई हकीकत नहीं। वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट की जानिब से दरख्वास्त जो है वो वकील फैसल मलिक की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर की गई और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जज हैं उन्हें इस दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। तो एक ये डेवलपमेंट भी पैरेलल हुई है इसी केस में। इसके अलावा नाज़रीन अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समात की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, कि अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। तो फिर अदालत की जानिब से पूछा गया कि बाबर अवान साहब कहाँ हैं, तो बताया गया मामून वकील की तरफ से कि डॉक्टर बाबर अवान साहब आज बीमार हैं, आज नहीं आ सकेंगे। जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ठीक है, फिर इस केस की समात को जो है वो कल के लिए मुलतवी कर देते हैं, कल के लिए दलाइल के लिए रख लेते हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि एक बंदा गायब है, ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, सब अपने दलाइल दें, मैं अपना जुडिशल साइड पे एग्जेक्टिव तो नहीं हूँ लेकिन जुडिशल साइड पे अपना ऑर्डर जो है वो पास करूँगा। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कल तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के हवाले से जो मुकदमे की समात हुई है उसमें CCPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं उनकी तरफ से जवाब भी आया, वो खुद भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सादर इयास भट्टी ने वजारत दिफा की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई, और जिस पे बाद ये हुआ है
कि CCPO रावलपिंडी ने दुरुस्तगी के बाद अपना नया बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाया और अदालत ने यह इस्तफसार किया जेल सुपरिटेंडेंट से कि एक बंदा जेल के हदूद से लापता हुआ है, आपने किस अथॉरिटी से रब्ता किया उसकी बाजियाबी के हवाले से या उसके अवेयर अबाउट का पता चलाने के लिए। जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मैं पुलिस के साथ मुकम्मल तावन कर रहा हूँ। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा से भी बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अदालत ने कहा कि एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतज़ामिया और पुलिस हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर वो रिकवर हों तो हम अदालत में पेश कर देंगे। अभी तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं मोहम्मद अकरम, वो किसी जगह से रिकवर या उनके वेयर अबाउट का पता नहीं चल पाया है। अदालत ने कहा कि इसमें क्या होना है आपको भी मालूम है। और फिर अदालत ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पे दर्ज किया है और फिर पुलिस रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल का जो बयान है वो भी शामिल कर लिया गया है। और फिर अदालत ने यह किया है कि मुकदमे की जो समात है, जैसे मोहम्मद हसन रज़ा कुरैशी साहब ने, वो 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी और पुलिस को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।